स्टार्ट करें डिस्कशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 38। और टेस्ट के विषय में आप सबको पता है कि आराम आराम से टेस्ट पॉइंट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है और कोशिश एकदम करनी है कि 20 के 20 बिल्कुल क्या सही हो। सबसे पहले हमारा क्या आने जा रहा है, सबसे पहले हमारा आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम लोग छेड़ेंगे नहीं और क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं बेस्ट ऑफ लक के साथ कि अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से करना है। शुरू करते हैं। आ गया पैराग्राफ, छेड़ना नहीं है भाई, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू पीपल टॉक अ लॉट अबाउट दिस डेज, कि आजकल लोग किसके विषय में बहुत बात करते हैं? साइंस, मैजिक, मैन एंड वुमेन, वर्क। तो वैसे तो बिना पैराग्राफ में जाए हुए बात होगी नहीं, लेकिन नॉर्मली बात करें तो आजकल साइंस वाइंस के विषय में हम लोग बहुत बात करते हैं। साइंस, वैसे पॉलिटिक्स रहता तो हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, साइंस के विषय में बात ज्यादा करते हैं। देखते हैं पैराग्राफ पे चलेंगे, अभी इस पर क्लियर हम लोग कुछ नहीं कह सकते, पैराग्राफ में चल के देखेंगे। व्हाट इज द कॉमन एटीट्यूड, व्हाट इज द कॉमन मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंटिस्ट। अब देखो इसमें साइंटिस्ट आ गया, इसका मतलब पहला क्वेश्चन हम लोग सही गेस किए थे। इसमें साइंटिस्ट की बात कर रहा है ना, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने गेस किया था कि किससे रिलेटेड हो सकता है, साइंस से, वो बिल्कुल सही गेस किया था। कि दे आर रॉन्ग, दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज, दे आर वाइज, दे आर डिफिकल्ट। तो साइंटिस्ट गलत होते हैं तो लोग सोच ही नहीं सकता। दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज, कि साइंटिस्ट बड़े अजीब होते हैं, ये भी थोड़ा सा नहीं हुआ बात बनी। दे आर वाइज, कि साइंटिस्ट कम से कम समझदार होते हैं। यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये हो सकता है। जितने भी ऑप्शन में उसमें थर्ड सबसे बेहतर है। ये दो क्वेश्चन का जवाब तो ऐसे ही मिल रहा है। If you use a scientific method, how do we get answer to questions? अगर हम scientific methods लगाते हैं तो हमें आंसर कैसे मिलता है? How do we, if we use the scientific method, how do we get answers to the questions? By believing, by example, कि विश्वास करके, by example, example के द्वारा, by making tests, कि निरीक्षण करके, टेस्ट करके, by methods, कि ये तो मेथड तो लिख ही रखा है, तो फिर क्या होगा, क्या बेहतर होना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट लेते हैं। साइंटिफिक बात को तो हम टेस्ट लेके ही साबित कर सकते हैं कि टेस्ट लेंगे, उसकी जांच करेंगे, होता है साइंटिफिक बात का हम टेस्ट ले सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो लगभग तीनों क्वेश्चन बन ही जा रहा है। फिर भी पैराग्राफ में तो एक बार जाना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन है क्या? और एक क्वेश्चन, इफ अ मैन डज नॉट यूज द साइंटिफिक अप्रोच, कि कोई इंसान अगर साइंटिफिक अप्रोच की बात नहीं करता, व्हाट विल ही एट्रीब्यूट द फ्लैट टायर टू। तो फ्लैट टायर का वो क्या करेगा, मतलब फ्लैट टायर का श्रेय किसको देगा कि बदकिस्मती से फ्लैट टायर हो गया, टायर में की हवा निकल गई, हमारी किस्मत ही खराब थी, अब फ्लैट टायर हो गया तो हम क्या करें, भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्या इस तरह की बात करेंगे क्या? तो अगर साइंटिफिक खोजने के बाद ट्राई, फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा उसमें लाओ, पंक्चर ठीक कराओ, आगे बढ़ो, यही तो बात होनी चाहिए, यही कहानी होनी चाहिए ना। तो क्या करेंगे? एनेबल स्प्रिट, the rubber wall, the bicycle, the magic, if man does not use the scientific approach, तो क्या करेगा वो? साइंटिफिक अप्रोच नहीं करेगा तो क्या करेगा? एविल को बात करेगा, मैजिक की बात करेगा। अब इसमें एविल बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, देखते हैं। तो पैराग्राफ में चल के देखेंगे। और क्वेश्चन है क्या? और क्वेश्चन नहीं है। चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए तो हमें पैराग्राफ में वैसे जाने की जरूरत उसके लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी चल के देखते हैं। These days we hear a lot about science, but scientists, the man and woman who do the work and make the discoveries, seem distant and strange to us. कि हमें के लिए डिस्टेंस और स्ट्रेंज लग रहा है थोड़ा। देखिए हम लोग सोच रहे थे वाइज, यहाँ पे डिस्टेंस और स्ट्रेंज लिख रहा है। एक क्वेश्चन हमारा गलत लगभग हो गया है। साइंस ऑफन अपियर्स टू वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इवन मैजिकल, कि साइंस कभी कभी डिफिकल्ट और मैजिकल भी लगता है। देखिए ये भी लिख रखा है उसमें, इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स बट वी आर रॉन्ग इफ यू बिलीव दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि हम गलत है अगर हम इसको समझ नहीं सकते। चीप थिंग अबाउट द साइंटिस्ट मेथड इज दैट वी गेट द आंसर टू द क्वेश्चन बाय मेकिंग टेस्ट। एक्चुअली ये तो हो गया। The man, to take an example, who finds his bicycle tire is flat will pump some air into it. Suppose 1 hour later the tire is flat again. If the man is wise, he will first test the valve in water. वो टेयर करेगा. If he finds air is escaping from it, he will put a new piece of valve rubber and the pump with the tire. All should not
then be well again. This man is using a simple form of scientific method. If the man is very unscientific, he might say to himself that an evil spirit had caused the tire to go flat. है ना? तो देखिए कितनी जल्दबाजी में ये कितने प्यार से एक क्वेश्चन को गलत करवा दिया. ठीक है, साइंस की बात हम लोग कर रहे थे, ये ठीक है, ये बन गया. दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि समझदार है, साइंटिफिक लोग समझदार ही समझेगा, लेकिन इसने यहाँ पे धोखा दे दिया और यहाँ पर क्या कर लिया, दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेच. कॉमन मैन के लिए वो डिस्टेंस और एंट्री यानी ये आंसर कर दिया था, यानी एक आंसर. इसलिए पैराग्राफ कुछ भी हो जाता तो हम लोग पैराग्राफ में जाते ही हैं, क्योंकि पता नहीं क्या कर दिया हो. लेकिन और सब आंसर तो बन रहा है, देख लो. बाय मेकिंग टेस्ट, ये बिल्कुल सही हो गया. फोर्थ क्वेश्चन क्या था भाई, एन एविल स्पिरिट, यही तो होगा, इसमें यही बात होनी थी कि रबर बॉल और बाइसाइकिल ये तो क्या हो गया, इसमें दो ऑप्शन था, एविल स्पिरिट और मैजिक, दो बातें थी. तो एविल स्पिरिट ज्यादा कि भाई भूत ने, प्रेत ने, आत्मा ने क्या किया, उसके टायर को पंक्चर कर दिया. तो ये तो अनसाइंटिफिक मेथड है. साइंटिफिक मेथड तो क्या होगा, रबर बॉल डालेगा या उसको फिर से पंप करेगा, ये साइंटिफिक तरीका है. तो इसलिए क्वेश्चन कितने भी बन जाए, 4 के 4 बन जाए, कुछ भी बन जाए, एक बार पैराग्राफ को आपको जाकर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पैराग्राफ हमारे रेंज से बाहर की सोच लेता है. इसमें वाइज कितना ठीक था, कितना अच्छा लग रहा था कि वाइज इसमें ऑप्शन हो सकता था, लेकिन देखिए धोखा दे गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस. एरर ढूंढना भाई. तो कंजक्शन चैप्टर पढ़ा चुके हैं, कंजक्शन में देखिएगा आराम से मिल जाएगा, सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आता है कंजक्शन में, बता ही रखा, ये बार बार पूछता है. तो नो सूनर हैड आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट. तो क्या बता रखा रूल में, बता रखा नो सूनर में, देखिए कि बता रखा कि नो सूनर को अगर हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. देखिए हैड आई है, ये भी बता रखा है मैंने कंजंक्शन में कि ये जरूरी है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नो सूनर है तो डिड ही होगा, हार्डली है तो हैड ही. देखिए नो सूनर के हैड आ गया ना. अब क्या इसमें हैड की गलती है कि हैड नहीं डिड होगा? नो सूनर डिड आई स्पीक, ऐसा नहीं कहा. नो सूनर हैड आई स्पोकन, नो सूनर हैड, बी में गलती है, हैड आई स्पोकन की जैसे जैसे मैंने बोलना खत्म किया कि वो चला गया. ठीक है, कंजंक्शन चैप्टर में देख लीजिएगा, पढ़ा रखा है. नेक्स्ट क्या है, द लॉयर आस्क्स द कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट ये क्या हो सकता है, आपको स्पेलिंग करेक्शन में कभी भी पूछ सकता है. कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता, कम स्पेलिंग करेक्शन में कभी भी आ सकता है, स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा. टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर. अब ये प्योर ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, वोकैब का क्वेश्चन. जरा देखिए आप क्या कर पाते हैं, आपके हिसाब से क्या होता है. पुट साइन ऑन हिज पेपर, क्या आप इसमें क्या गलती ढूंढते हैं, देखिए जरा क्या करते हैं आप लोग. मिली गलती क्या? तो लॉयर आस्क्स द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर. ये वर्ड के मिसयूज की गलती है. हिंट तो मैंने दे ही दिया, फिर भी देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं. अब तक तो बन जाना चाहिए. चलो मैं बताता हूं. आप चाहे तो अपना वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं. पॉज कर दिया, उसके बाद आराम से सोचा. इसमें क्या है कि दो वर्ड होता है, एक होता है साइन जो वर्ब है, और सिग्नेचर जो नाउन है. तो हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा साइन बहुत अच्छा है, हमें कहना चाहिए तुम्हारा सिग्नेचर बहुत अच्छा है. लेकिन देखो उसका साइन कितना खराब साइन करता है. तो कितना खराब सिग्नेचर करता है. या कभी कभी कोई हमारे सामने सिग्नेचर प्लीज, तो सिग्नेचर प्लीज नहीं होगा, साइन प्लीज. जब हम किसी को काम करने के लिए कह रहे हैं, हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर साइन होगा कि साइन प्लीज, कि साइन कर दीजिए उसको, मतलब हस्ताक्षर कर दीजिए. तो सिग्नेचर नाउन है जिसका मतलब होता है हस्ताक्षर. तो किसी का सिग्नेचर अच्छा होता है, किसी का सिग्नेचर खराब होता है, किसी का सिग्नेचर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. लेकिन हम लोग सिग्नेचर कहने के बजाय हम लोग कहते हैं साइन, उसका साइन बहुत अच्छा है, उसका साइन बहुत खराब है. तो साइन अच्छा खराब नहीं होता है, हस्ताक्षर अच्छा खराब होता है. तो हस्ताक्षर का इंग्लिश क्या है, सिग्नेचर, और सिग्नेचर क्या है, नाउन है. तो हम लोग इस बात का ध्यान ही नहीं रखते, कहाँ सिग्नेचर, जहाँ सिग्नेचर लिखना चाहिए वहां सिग्नेचर बोल देते हैं, साइन बोल देते हैं, या जहाँ साइन होना चाहिए वो सिग्नेचर बोल देते हैं, या हमें पता ही नहीं चलता कि साइन और सिग्नेचर में क्या डिफरेंस है. हमेशा जो मन होता है वो बोल के निकल जाते हैं, लगता है सही बोल रहे हैं. तो अगर किसी को पेपर बढ़ाकर हम कहेंगे तो हिंदी में क्या कहें, साइन हस्ताक्षर कर दीजिए, हिंदी में कहना तो क्या कहता है, हस्ताक्षर कर दीजिए, ये कहना होगा. तो हस्ताक्षर करना का साइन हो गया, तो एक ही वर्ड में हो गया साइन प्लीज, कहानी खत्म हो गया. अगर तुम्हारा हस्ताक्षर मुझे पसंद है, तो हस्ताक्षर पसंद है तो हस्ताक्षर नाउन है, तो आई लाइक योर साइन नहीं, आई लाइक योर सिग्नेचर. तो क्या होगा
कि द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज सिग्नेचर, क्या होगा, सिग्नेचर नाउन होना चाहिए। वैसे भी यहाँ हिज क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा रखा है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता, नाउन होता था। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज सिग्नेचर ऑन द पेपर, की पेपर पर अपने सिग्नेचर कर दो, पेपर पर अपने सिग्नेचर कर दो, ठीक है। तो सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सिग्नेचर। चलो नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस, कि प्रेजेंट हाउस में जो अभी का उसका घर है वहां पर मूव करने से पहले वह कहाँ रह रहे थे भाई, एरिजोना में रह रहे थे। कितने दिन से, 20 साल से एरिजोना में रहते थे। तो प्रेजेंट टेंस में पढ़ा ही रखा है, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए था, बन ही गया होगा आप लोग का, बन गया है ना। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years, बन गया होगा। तो भाई फोर और सिंस के यूज की बात है, जब यहाँ ड्यूरेशन बता रखा है, पीरियड बता रखा है, तो ड्यूरेशन के लिए तो हमेशा फोर होता है, तो इसमें क्या होना चाहिए था, सिंस की जगह फोर, कि 4 10 years, कि यहाँ शिफ्ट होने से पहले, यहाँ प्रेजेंट हाउस में आने से पहले 10 साल से कहाँ रह रहे थे, एरिजोना में रह रहे थे। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट ढूंढना है भाई, क्या ढूंढना है, अपोजिट, उल्टा, विलोम, अपोजिट, उल्टा या विलोम। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फिडेलिटी, तो फिडेलिटी क्या होता है भाई, तो फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, वफादारी। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बेवफाई, ठीक है। तो वोलाटाइल का मतलब तो क्या हो जाता, वाष्पशील, जो आसानी से क्या जाए, उबल जाए या गुस्सा करने वाला। एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब क्या हुआ, बाहर निकालना, बाहर करना, एग्जाम वगैरह में एक्सपेल करते हैं। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, महत्वपूर्ण, जरूरी। तो फिर ये तीनों तो हुआ नहीं, ये तो वैसे मीनिंग से, फिडेलिटी मतलब वफादारी है, ये तीनों को इससे कोई लेना देना हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों तो होगा नहीं, तो बचा क्या, चिकैनरी, चिकैनरी भी इसको लोग कहते हैं, बेवफाई। तो यही हो सकता है, और तो कोई हो सकता, वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि यही हो सकता है, सी हो सकता है, सी के अलावा कुछ हो सकता है। और सारे वर्ड के जो मीनिंग है वो इसके इर्द गिर्द भी नहीं घूम रहे हैं, इसके इर्द गिर्द भी आ नहीं पा रहे हैं, तो और सबके होने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। नेक्स्ट में चले। डिस्पेल, ढूंढना क्या है भाई, डिस्पेल का, डिस्पेल का ढूंढना है सिनोनिम, सिमिलर, क्या ढूंढना है, सिमिलर। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब क्या होता है, डिस्पेल का मतलब होता है हटाना। डिटेटेरियस, डिटेटेरियस वर्ड पर तो मुझे डाउट है भाई, इस पर मैं कुछ कहना, डिलेटेरियस भी हो सकता था, डिलेटेरियस, डिटेटेरियस, ये स्पेलिंग ठीक नहीं लग रहा मुझे। इफिकेसस, इफिकेसस का मतलब क्या होता है, जो काफी प्रभावशाली हो, उपयोगी हो, ये भी स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है इफिकेसस, ये वर्ड तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। इफिकेसस स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा। इफिकेसस, इफिकेसस का मतलब है उपयोगी, यूजफुल। अपराइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा। स्कैटर का मतलब क्या है, बिखेरना या फैलाना। तो फिर तो यही मीनिंग होना चाहिए कि डिस्पेल का मतलब क्या है, हटाना, हटाना का मतलब क्या, फैला देना, बिखेर देना, ये तो है हटाना, अपने पास हटाना, दूर करना भी डिस्पेल। कहते डिस्मॉल, डिस्पेल द फॉग, कि फॉग को डिस्पेल कर रहा है, डिस्पेल का मतलब क्या, हटा कर रहा है, फैला रहा है, रिमूव कर रहा है। तो इसके हिसाब से देखो तो फिर मीनिंग क्या होना चाहिए, स्कैटर, डिस्पेल, रिमूव, हटाना, फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि किसकी स्पेलिंग सही है। आराम से देखना, जल्दबाजी में नहीं, आराम से देखना है, जल्दबाजी में नहीं।
रेस्प्लेंडेंस, रेस्प्लेंडेंस का मतलब क्या होता है? चमक, रोशनी। मिला कुछ क्या? अगर नॉर्मली हम दृष्टिकोण से देखें, नॉर्मल एग्जाम्स मतलब स्पेलिंग के ही अगर ऑप्शन पर देखें तो स्पेलिंग में ही कुछ ऐसा स्पेलिंग लिखा है जो कि अपने आप पता चल रहा है कि जो सही हो नहीं सकता। जैसे रेस्प्लेंडेंस, सी में देखते हैं, सी में डबल डी हो गया, हो ही नहीं सकता, डबल डी होता ही नहीं है। इसमें पी आ गया, रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट होता है रेस्प्लेंडेंट, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है। तो कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ ए और बी, क्योंकि इसमें आई की वजह से ये कट गया, इसमें डबल डी की वजह से कट गया। फिर कंफ्यूज कौन करेगा? फिर ए और बी ही कंफ्यूज कर सकता है, और तो कोई दूसरा कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। तो अब इसमें देखते हैं रेस्प्लेंडेंस, ए नहीं होता, यानी ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। रेस्प्लेन, इसमें तो पक्का फिक्स है कि ई तो होता ही होता है, यहाँ ई की वजह से गलती हो गया, इसमें डबल डी की वजह से गलती हो गई, तो फिर बचा क्या? यही रेस्प्लेंडेंस। तो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में स्पेलिंग ही ऐसा देता है जिससे में समझ में आ जाता है कि भाई क्या गड़बड़ी हो रही है। स्पेलिंग ही ऐसा रहता है कि कौन सा स्पेलिंग अगर नहीं भी पता रहे तो भी क्लियर हो जाती है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। यूजुअल हाइट का मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक। यूजुअल का मतलब क्या है? स्वाभाविक। हाइट मतलब ऊंचाई, समझ रहे हैं? तो अब पर्सन, एनिमल और प्लांट की, कोई पर्सन, कोई एनिमल और कोई प्लांट जो यूजुअल, जो स्वाभाविक हाइट है, उस हाइट का अगर नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? वन वर्ड ऑप्शन हुआ ये, वन वर्ड ऑप्शन। विच, डब्ल्यू आई टी सी एच, विच। तो डब्ल्यू आई टी सी एच विच का मतलब तो क्या होता है? जादूगरनी। क्या होता है? जादूगरनी। क्रिएचर का मतलब होता है जीव, इतना तो कोई बात ही नहीं है। विजार्ड का मतलब है जादूगर। तो ये सब तो कोई हुआ ही नहीं। क्रिएचर का मतलब हो गया जीव, विजार्ड का मतलब हो गया जादूगर, विच का मतलब क्या है? जादूगरनी। तो फिर बचा क्या? एक ही बचा, ऑप्शन ही एक बचा, ड्वार्फ। और ये वर्ड ऐसा कई बार पूछ चुका है, बौना। क्या है? बोना नहीं, बौना। नाटा, या तो बौना कहेंगे या फिर क्या कहते हैं? नाटा। इसकी हाइट क्या हो? कम हो, छोटी हो, बौना या नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, ये इडियम तो कई बार पूछा हुआ है। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू यूज रेकलेसली, बिना सोचे समझे खर्च करना। टू एक्ट क्लेवरली, चालाकी से काम करना। टू चेंज प्लेसेस, जगह बदलते रहना। टू बी फ्रेंडली, दोस्ताना होना या अच्छे रिलेशन रखना, अच्छे संबंध रखना। टू बी फ्रेंडली। क्या करें? क्या किया जाए भाई इसमें? टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। तो टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है किसी को बर्बाद कर देना, खराब कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। किसी को बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, सत्यानाश कर देना। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूज रेकलेसली। रेकलेसली मतलब सोचे समझे, बिना सोचे समझे काम करना, रेकलेसली। चेंज द नरेशन। He said to सीता, उसने सीता से कहा, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? कि कब है तुम्हारा इरादा कि वह पैसा वापस करने का जो तुमने मुझसे लिया? कि तुम्हारा इरादा कब? इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा करना। कि भाई तुम्हारा कब का इरादा है कि जो पैसे तुमने मुझसे लिए हैं उस पैसे को वापस करने का तुम्हारा इरादा कब का है? कब तक चाह रहे हो पैसे वापस करना? कब तक चाह रहे हो पैसे वापस करना?
He inquired Sita when did when did she इंटेंट। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो नरेशन में तो कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन ही सकता। पहला ऑप्शन तो गया। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरोड। तो इसमें तो गलती से मुझे लग रहा है कि स्पेलिंग में एच छोटा सा टाइप हो गया है, कैपिटल होना चाहिए। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंडेड, तब ये पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी बोरोड फ्रॉम हिम। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो इंटेंट है, इरादा करना, तो इरादा करना जो एक तरह से किसी चीज का, किसी व्यक्ति का मेंटल एक्शन है, तो इसको पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले जाना, पास्ट परफेक्ट में ले जाना उतना बेहतर होगा नहीं। तो इसके टेंस को तो फिर पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट रहने दे। तो बेसिक को व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी, अब सी और लिया तो पहले ही होगा। बोरो तो जो इंटेंशनल एक्शन तो है नहीं, बोरो तो कैसा एक्शन है ना जो कि फिजिकल एक्शन है। इंटेंट तो मेंटल एक्शन है, तो मेंटल एक्शन को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना चाहिए। तो रूल होता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिए, पास्ट में उसको कंटिन्यूअस या परफेक्ट में नहीं ले जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम, सी होना चाहिए था। ठीक है, सी, क्योंकि ये तो बोरो वाला एक्शन तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा कि पास्ट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाए, लेकिन इंटेंड करने वाला जो एक्शन है, और इंटेंड करने वाला एक्शन किसी में देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है भी नहीं, इसमें भी टेंस ने चेंज नहीं किया दूसरे का, इसलिए ये गलत है। इसमें भी तीसरे सेंटेंस का चेंज नहीं किया, इसका सेंटेंस का चेंज नहीं किया, पे बैक द मनी यू बोरोड, क्योंकि पैसा तो वैसे ही पहले ले लिया होगा। तो जो चीज ऑलरेडी पहले से हो रखा है तो वैसे ही पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। तो ये तो वैसे भी क्या होना चाहिए, यू हैड बोरोड फ्रॉम होना चाहिए था। ये जो बोरोड लिखा है, इससे बेहतर वर्ड वैसे भी तो यू हैड बोरोड फ्रॉम, क्योंकि पहले लिया फिर बात कर रहे हैं, तो पास्ट ऑफ द पास्ट हो जा रहा है वैसे। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या करना है भाई, वॉइस को चेंज करना है, वॉइस को चेंज करना है। कुड नॉट, कि भाई मीनिंग क्या निकला, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के सामने अपने कार को पार्क मत करो। यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे घर के सामने अपने कार को पार्क ना करो, यही कहना चाह रहे हैं, या करने की जरूरत नहीं है, बात तो यही हो रही है। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने अपने कार को पार्क मत करो, मेरे घर के सामने अपने कार को मत लगाओ, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो कुड नॉट का मतलब कि तो हो गया एबिलिटी कैपेबिलिटी। ये तो कहानी ऐसे ही पास्ट टेंस में चला गया तो बात ही नहीं होती, टेंस ही बदल जाएगा इसमें, तो कहानी खत्म हो जाएगी। योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड, तो ये हो सकता था कि मना कर रहे कि भाई डोंट पार्क, डोंट लिख रहे तो मना करना हुआ, तो मना है तो शुड नॉट से मना कर सकते हैं हम, तो शुड नॉट से करें। ठीक है, माई हाउस शुड नॉट, ये तो गलत ऐसे हो गया, इसे तो मतलब का मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड। योर कार नीड नॉट बी पार्क इन, तो नीड नॉट का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब कोई चीज अनावश्यक हो, कोई चीज अनावश्यक है, गैर जरूरी है, तो हम लोग नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो कोई मतलब है ही नहीं, हम तो मना कर रहे हैं, हम ये तो ही बता रहे हैं अनावश्यक है, गैर जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पार्क मत ही करो, मना कर रहे हैं, तो मना करने के लिए शुड नॉट होना चाहिए। ठीक है, मना करने के लिए हमेशा शुड नॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन बिलो, कि जो वर्ड नीचे है उसी से आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ये तो बार बार पूछा जाने वाला वर्ड्स है, बार बार पूछा जाता है, ये बनाइए। फिर भी ये ईडियम एक तरह से, या इसको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में भी लोग पढ़ते हैं, याद रखते हैं, ईडियम की तरह भी यूज होता है। बताइए क्या होगा, तो ईडियम ही क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विथ, क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि भारत के कानून के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वह सरकार के सबसे बड़े हेड है, सबसे बड़े मुखिया है। ठीक है, तो क्या हो, इन अकॉर्डेंस विद।
इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के हिसाब से। नो वन कैन हिंडर हिम डूइंग दिस। हिंडर का मतलब क्या? रोकना। हिंडर का मतलब क्या? रोकना। कि कोई भी इसको इस काम को करने से रोक नहीं सकता, कोई भी उसको इस काम को करने से रोक नहीं सकता। प्रीपोजिशन ढूंढना है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन ही है, हिंडर का प्रीपोजिशन ढूंढना है। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस। क्या? फ्रॉम डूइंग दिस। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस। कोई भी उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस, कि कोई भी उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। कोई भी उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड यू माइंड ऑन द लाइट? वुड यू माइंड ऑन द लाइट? क्या? टू स्विच ऑन द लाइट, कि लाइट जला दोगे क्या? स्विचिंग ऑन द लाइट, लाइट जला दोगे। टू स्विचिंग ऑन द लाइट, टू बी स्विचिंग ऑन द लाइट, क्या होगा भाई? तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद हमेशा V4 ही होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद हमेशा V4 होते हैं। तो माइंड एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद जो भी वर्ब आता है उसमें ING लग जाता है, तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? स्विचिंग। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द लाइट? क्या लाइट को तुम स्विच ऑन कर दोगे? तो माइंड एक ऐसा वर्ब है, या अवॉइड भी ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा क्या होता है? पुट अप विथ है, जिसके बाद हमेशा वर्ब में ING लगती है। जो भी अगर वर्ब आ जाए तो कैन नॉट हेल्प ऐसा है। ये सब 3-4 वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। अवॉइड, पुट अप विथ, कैन नॉट हेल्प, माइंड, जिसके बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगा उसमें ING लगाना है। द मेडिसिन गेव हिम अ शॉट फ्रॉम द सफरिंग, कि मेडिसिन ने, दवाई ने उसको थोड़ी सी, अब दवाई से क्या मिलेगा? सफरिंग से, परेशानी से क्या मिलेगा? अगर हम दवाई खाते हैं तो हमें अगर कोई परेशानी है, हमें कोई दिक्कत है, उस समय क्या मिलेगा दवाई खाने से? द मेडिसिन गेव हिम अ शॉट। स्केप, पलायन, हम भाग जाएंगे। रिलीफ, आराम। रिलीज, छोड़ना। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है गैप। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? दो चीज के बीच में, वैसे कहने के लिए हम विराम कहते हैं रेस्पाइट का, लेकिन दो चीज के बीच में जो गैप होता है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं रेस्पाइट। अंतर, विराम भी लोग कह देते हैं इसको, आराम भी कह देते हैं। तो दो चीज के बीच में जब गैप होता है तो लोग उसको विराम या आराम कह के निकल जाते हैं, लेकिन ये जो रेस्पाइट होता है वो दो चीज के बीच के गैप को बताने के लिए जनरली आता है। क्या? दो चीज के बीच के जो गैप है उसे बताने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है, रेस्पाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है? और रिलीफ का मतलब क्या? आराम। तो अब इसमें यह भी देखना कि रिलीज वर्ब है, स्केप भी क्या है? वर्ब है, नाउन की तरफ यूज हो जाता है। यह तो क्या होना चाहिए? रिलीफ, आराम। ये नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? आराम। तो शॉर्ट रिलीफ, कि थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए उसको थोड़ा सा थोड़ी सी राहत मिली, तो शॉर्ट रिलीफ तो बी, थोड़ा आराम मिला, थोड़ी सी आराम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट, कि 4 कॉम्बिनेशन है आपके पास, चारों में से सही कौन सा है? ये timely data on house prices is hard to find in different countries. Property is world's biggest asset classes. सबसे पहले तो इसमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट वर्ब देखिए किसमें ढूंढे, तो सब्जेक्ट वर्ड इज हार्ड टू फाइंड, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। इन डिफरेंट कंट्रीज, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ये टाइम डेटा ऑन द हाउस, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। प्रॉपर्टी इज, देखो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, तो प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट वर्ब इसमें है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट क्लास, दुनिया में जो संपत्ति है वो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास है। प्रॉपर्टी इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट क्लास। एस से शुरू हो सकता है, एस से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? एक ही ऑप्शन शुरू है, चलिए इसी पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट क्लास आर
इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में, येट टाइमली डेटा ऑन द हाउस प्राइसेस इज हार्ड टू फाइंड, कि बहुत बड़ी चीज होती है प्रॉपर्टी, फिर भी सही समय पर हाउस की कीमत पर आपको डाटा मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो बिल्कुल यही हो गया, बिल्कुल बन गया सही। तो इस तरह के सेंटेंस सबसे पहले क्या सेंटेंस है, सेंटेंस है तो हम लोग कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होएगा, सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस अगर कोई भी है तो बचपन से आपने पढ़ रखा है, सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का मतलब ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कि सेंटेंस में है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस है लेकिन उसमें वर्ब नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कि सेंटेंस है तो सब्जेक्ट भी होगा, सेंटेंस है तो वर्ब भी होगा, सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट भी होगा। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों होता है, इसलिए सेंटेंस अरेंजमेंट वाले में हमेशा ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है जिसमें कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता हो, सब्जेक्ट वर्ब आता हो, सब्जेक्ट वाले वर्ब वाले पार्ट को सबसे पहले रखना है, सब्जेक्ट वर्ब वाले पार्ट को सबसे पहले रखना है। रिमूव टू इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको टू को क्या करना है, रिमूव करना है। कि जो हमारे पास सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको टू को रिमूव करना है। दिस टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब इसका मीनिंग क्या है, दिस टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यह जो चाय है मेरे लिए कुछ ज्यादा ही गर्म है, कि अगर मैं इसको पीना चाहूं तो पीने के लिहाज से यह चाय मेरे लिए कुछ ज्यादा ही गर्म है। यही कहना चाह रहे हैं कि पीने के लिहाज से मेरे लिए यह चाय क्या है, कुछ ज्यादा ही गर्म है, ये तो कहना चाह रहे हैं। दिस टी इज सो हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, द टी इज वेरी हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, द टी इज टू टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब इसमें गेम खेलने की कोशिश कर लिया, दिस टी इज टू हॉट, ये टू तो होना ही था, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दैट टी इज वेरी हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ये भी नहीं होता है। अब देखो जनरली रूल हमने ये पढ़ा था कि सो होता था, कि द टी इज सो हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब इसमें भी सो अगर हम लिखते तो सो हॉट फॉर मी, या सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, सो का इस्तेमाल किया तो आई कैन नॉट इसमें यूज ही नहीं किया, इसलिए इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो ये इसमें फिर क्या हो सकता है, द टी इज क्वाइट हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, इतने ज्यादा गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकती, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि इतना ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, क्योंकि और सारा एक्सटेंशन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जा रही है। कि दिस टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, ये होना चाहता है, दिस टी इज सो हॉट फॉर मी दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, ये तो है नहीं, आधा अधूरा करके लिखा था, टी इज वेरी हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ये भी नहीं बना, ये तो वैसा ही हो रहा है। द टी इज टू हॉट, इसमें टू लिख दिया, कोई मतलब नहीं होता। अगर यही सपोज करो टू की जगह सो द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट, तो यही होता, ये हो जाता, लेकिन यहाँ टू तो है नहीं, है तो सो लिख रखा है, इसलिए यहाँ तो सो नहीं टू लिख रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फिर सो की जगह क्या, क्वाइट, क्योंकि रिमूव टू हमें क्या करना होता है कि मीनिंग बिल्कुल सेम रखना रहता है। रिमूव टू का कोई भी जो रिमूव टू हो तो उसमें सेंस ये रहता है कि सेंस नहीं बनना चाहिए, तो सेंस बिल्कुल आ रहा है ना, दिस इज द टी इज क्वाइट हॉट, कि इतनी ज्यादा गर्म है दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसे पी नहीं सकता। ये तो कह रहे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक फॉर मी का मतलब क्या है, यही है, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, कि चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, यही कहने का सेंस है। तो ये बिल्कुल सेंस देखिए इसमें आ जा रहा है कि चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, एकदम सेंस बेस्ड। रिमूव टू जहां हो, या ट्रांसफॉर्मेशन जहां हो, या वॉइस जहां हो, नरेशन जहां हो, तीन चीज में ध्यान रखना है। रिमूव टू में, वॉइस और नरेशन में परफेक्ट सेंटेंस का सेंस आना चाहिए, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए। यही है वॉइस, यही है नरेशन। सेंटेंस का अगर सेंस बदल दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, यह हमेशा दिमाग में रखना कि सेंटेंस का सेंस बदल दिया तो कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सेंटेंस का बिल्कुल सेंस नहीं बदलना चाहिए। कहाँ कहानी बदलना चाहिए सेंटेंस का सेंस, वॉइस में नहीं बदलना चाहिए, नरेशन में नहीं बदलना चाहिए, और रिमूव टू में नहीं बदलना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ रहना है, और आपको भी इम्पैक्ट एकेडमी के साथ हमेशा रहना है। कोई हो शिकवा शिकायत तो उसे भी करती रहनी है, उसे भी बात बताते रहना है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम हमारे साथ जुड़े रहे और आपको शिकवा शिकायत हो जाए, और कभी हो जाए तो उसके हमारे पास समाधान ना हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको दिल में नहीं रखना है, उसको मन के अंदर नहीं रखना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको हमेशा पूछना है, हमेशा सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। आप इम्पैक्ट एकेडमी के फ़ोन नंबर पे, जो कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने क्वेश्चन डाउट कुछ भी रख देंगे, वहाँ से मुझे मिल जाएगा, और मैं आपको हमेशा मदद कर दिया करूँगा। तो जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको हमेशा शेयर करना है। टेस्ट को अच्छे अच्छे से बनाते रहना है। 38 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस भी आपके अच्छे से हो गया, ग्रामर की भी सारी क्लासेस आपने लगभग कर ली होगी,
और उसके बाद टेस्ट बना रहे होंगे तो आपको देखना होगा जो ग्रामर में आपने पढ़ा उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जो प्रीवियस आया हुआ, और सारे ये तो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं कि हमने क्वेश्चन बना दिया, सारे प्रीवियस ईयर के लगभग आए हुए क्वेश्चन है। तो ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहां जहां से क्वेश्चन मिले सब जगह से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से भी, और अगर किसी दूसरी जगह से भी प्रैक्टिस करते हैं वहां भी दिक्कत होती है तो उसको भी हमसे पूछिए। जय हिंद।